आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल सरकार को गिराने की साजिश का सनसनीखेज आरोप लगाया गया है। केजरीवाल सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि एलजी की तरफ से गृह मंत्रालय को कई खत लिखे जा चुके हैं। साजिश के तहत किसी भी वक्त दिल्ली में गैर संवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्या दिल्ली में लगने वाला है राष्ट्रपति शासन? क्या जेल गए केजरीवाल की कुर्सी चली जाएगी? क्या एलजी ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी? सरकार गिराने वाले दावे में कितना दम? 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। अब केजरीवाल सलाखों के पीछे है। भले ही संजय सिंह जमानत पर जेल से बाहर आ गए, लेकिन आम आदमी पार्टी पर मंडरा रहे आफत के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे। दरअसल कानूनी लड़ाई में केजरीवाल को अब तक नाकामी हाथ लगी। 15 अप्रैल को देश के सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होनी है। उससे पहले केजरीवाल कैबिनेट के 2 सीनियर मंत्रियों ने आज प्रेस वार्ता कर दिल्ली के एलजी और केंद्र सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाए। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। या तो इनको डर सता रहा है कि इनके 60 से ज्यादा विधायक इनको छोड़ने वाले हैं, भागने वाले हैं। आतिशी का आरोप यही है कि केजरीवाल सरकार को गिराने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, बस ऐलान बाकी है। अपने इन आरोपों के पीछे आतिशी ने कई तर्क दिए। दावा किया कि दिल्ली सरकार में अफसरों की पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। मंत्रियों की मीटिंग में अफसरों ने आना बंद कर दिया है। केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को गलत तरीके से बर्खास्त कर दिया गया और दिल्ली के एलजी की तरफ से गृह मंत्रालय को कई खत लिखे जा रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से एक 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया। तो ये सारे लक्षण दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। खत में क्या है ये तो आतिशी ने नहीं बताया, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि एलजी की तरफ से 2 खत गृह मंत्रालय को लिखे जा चुके हैं। ये खत केजरीवाल की सरकार के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश है। पिछले कुछ दिनों में 2 चिट्ठियां दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखी और चिट्ठी बाद में लिखते ही मीडिया को दे दी। पहली चिट्ठी एमएचए को लिखी कि दिल्ली सरकार बार बार दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम और देश के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाती है, रिट लगाती है और एलजी के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने दिल्ली सरकार के हेल्थ की फरिश्ते स्कीम का पैसा रोक दिया। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी का जवाब आया। अरविंद केजरीवाल के स्वयं के चाल चलन से और वक्तव्य से कि उनका एक ही उद्देश्य है कि जो बचे कुचे पापी आपके नेता हैं उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दे, जिससे कि उनकी धर्म पत्नी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान हो पाए। आज सरकार गिराने का आरोप लगाया, जबकि बीते दिन राजकुमार आनंद के इस्तीफे की भी साजिश की कहानी सुनाई थी। यही है राजकुमार आनंद, जिनके यहां 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी। दावा यही किया कि ईडी के डर की वजह से मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया। हालांकि ईडी की थ्योरी को राजकुमार आनंद ने ही सिरे से खारिज कर दिया। सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब सरकार के इशारे पे काम करती है। ईडी और इनकम टैक्स
बीजेपी कार्ड, टैक्स कलेक्शन, फंडिंग बॉक्स। दीदी के पॉलिटिकल अलायंस पार्टनर हो चुकी है इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई। अब कि मैं यही क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं ईडी से डर कर नहीं आया। मेरे बच्चों पर कोई तलवार नहीं लटक रही जो मैं पार्टी छोड़ के या कोई चीज़ छोड़ के आया या अपना मंत्री पद छोड़ के आ गया। मुझे भी पता है कि मंत्री रोज रोज नहीं बनते, सब कुछ समझता हूं मैं। संजय सिंह ने बीजेपी के कंधे पर बंदूक रखकर सियासी निशाना साधा, लेकिन राजकुमार आनंद की माने तो घर पर हुई छापेमारी की वजह शराब घोटाले से जुड़ी जांच थी और ईडी की तरफ से उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। राजकुमार यही कह रहे हैं कि इस्तीफे की वजह ईडी का डर नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के सियासी उसूलों का रसातल में पहुंच जाना है। हम उनको धोखेबाज कहेंगे, हम उनको बेईमान कहेंगे, हम उनको ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। मैं मानता हूं एक परिवार चलाने वाला आदमी, बच्चे हैं, परिवार है, इज्जत है, रिश्तेदार हैं, ऐसे में ईडी पकड़ के ले जाएगी, तिहाड़ में सालों सड़ाया जाएगा, ये सुन के वो डर गए। कल भी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा दलित, उन्होंने कहा बेचारा, उन्होंने कहा कमजोर। क्या दलित कमजोर होते हैं क्या? सारे दलित कमजोर हैं, सारे दलित बेचारा हैं। गलत बात है उनकी, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। आज दिल्ली सरकार या पंजाब सरकार अगर किसी के दम पे बनी हुई है तो वो दलितों के दम पे बनी हुई है। दलितों का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पार्टी नेताओं की माने तो बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी को खत्म करने की पूरी साजिश रची गई है। केंद्रीय एजेंसियों की मदद से साजिश को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन केजरीवाल की मंत्री आतिशी ने बीजेपी को सीधी चेतावनी दी है। भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे दूं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा और दिल्ली की जनता के जनादेश के खिलाफ होगा। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को एक स्पष्ट जनादेश दिया है। इस जनादेश के तहत कुछ ही दिन पहले 17 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करके कॉन्फिडेंस मोशन लाके अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपनी मेजॉरिटी को साबित किया है। आज तक ब्यूरो। पंजाब के सीएम भगवंत मान के होम टाउन संगरूर में आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता डेरा डालकर बैठे हुए हैं ताकि एक बार फिर से संगरूर लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो जाए। इस मौके पर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा से आज तक संवाददाता बलवंत सिंह विक्की ने खास बातचीत की है। चीमा ने दावा यह किया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर जीत हासिल करेगी। चीमा साहब, कैसे तैयारी है? बाकी के उम्मीदवारों का कब ऐलान हो सकता है? देखिए, हमने लगभग 9 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतार दिए हैं। 4 उम्मीदवार हमारे पंजाब में बाकी बचे हैं, तो बहुत जल्दी उनका ऐलान होगा। बिल्कुल हम बड़े अच्छे तरीके से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होगी और बड़े मार्जिन से आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत प्राप्त करेगी। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, कई नेता हैं, तो इसका पंजाब की राजनीति के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, आज देश की संविधान को बचाने के लिए कौन लड़ रहा है? अरविंद केजरीवाल। आज देश की डेमोक्रेसी को बचाने की कौन लड़ रहा है? अरविंद केजरीवाल। जो भारतीय जनता पार्टी की लोक विरोधी नीतियां उनके खिलाफ कौन लड़ रहा है? अरविंद केजरीवाल। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को एक झूठे फर्जी मुकदमे में जेल में डाला हुआ है। सो देश के लोग केजरीवाल जी के साथ डट के खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सोच पे लोग अपनी मोहर लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की मैं समझता हूँ करारी हार होगी। उनको, भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार सामने दिखाई दे रही है, इसीलिए वो ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स अधिकारियों का, तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग देश पे कर रहे हैं। जब कोई भी पार्टी ऐसा दुरुपयोग करती है तो देश के लोग उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, तो आम आदमी पार्टी बड़ी जीत प्राप्त करेगी। हमें अकाली दल को कैसे देखते हो? सुखबीर सिंह बादल पंजाब बचाओ यात्रा निकाल। देखिए, जो पार्टी प्रधान इलेक्शन लड़ने से भाग गया, जो बोल रहा है कि मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता, तो अपनी पार्टी को कैसे चलाएगा भाई? जिस पार्टी का प्रधान ही इलेक्शन लड़ने से डर जाए, जिसको अपनी हार सामने दिखाई देने लगे, तो अपने कैंडिडेटों को कैसे लड़ा सकता है? तो अपने कैंडिडेटों को कैसे मैदान में उतार सकता है? तो इसका मतलब है कि अकाली दल ने इलेक्शन शुरू होने से पहले ही अपनी हार मान ली। अब वो अपनी धर्मपत्नी को कहीं ना कहीं
लड़ाने की कोशिश कर रहा है। कभी बठिंडा में जा रहे हैं, कभी फिरोजपुर में जा रहे हैं, कभी खडूर साहब में जा रहे हैं, कभी कहीं और जा रहे हैं। तो जहाँ भी जा रहे हैं तो लोग उनके बोलते भी माफ़ कीजिए। तो इसीलिए वो आज उनकी पार्टी के पास 13 कैंडिडेट उनको पंजाब में नहीं मिल रहे। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अकाली दल की, आप देख लेना, अकाली दल की पंजाब में जमानत जो है वो जब्त होगी। एक बार फिर से हंसराज हंस का किसानों ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। आपको बता दें कि ये दूसरी बार है जब इतनी बड़ी संख्या में किसान एकत्रित होकर इकट्ठा हुए हों और हंसराज हंस का विरोध किया गया हो। इस बार जानकारी जो मिली है वो ये कि सुरक्षा घेरा तोड़कर किसान आगे बढ़ गए थे और लगातार नारेबाजी कर रहे थे बीजेपी और हंसराज हंस के खिलाफ। पंजाब में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बीजेपी की मुश्किलें वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। पंजाब में बीजेपी उम्मीदवार की जीत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा किसान है। वो किसान जो सड़क से लेकर संसद तक अपने हक की लड़ाई के लिए पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं। तस्वीरें पंजाब के फरीदकोट की है, जहां एक बार फिर किसान बीजेपी के लोकसभा कैंडिडेट हंसराज हंस का विरोध करते हुए दिखाई दिए। किसानों का यह विरोध प्रदर्शन इतना उग्र था, वो हंसराज हंस के काफिले को बीच सड़क पर रोकने के लिए गाड़ी के आगे तक आ गए, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने कड़ी मशक्कत करके विरोध वाली जगह से काफिले को आगे निकाला। इस दौरान किसानों के साथ पुलिसकर्मियों की धक्का मुक्की भी हुई और बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकना पड़ा। किसानों का कहना है कि वो हंसराज हंस का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। हंसराज हंस साडे उन्हां 11 सवालों का जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चे वालों ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ। ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਵੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮਿਸਾਂ ਟੈਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ MSP ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 11 ਸਵਾਲ ਹੈ, 11 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। इससे पहले भी जब 4 अप्रैल को हंसराज हंस पहली बार फरीदकोट में रोड शो निकाल रहे थे, उस वक्त भी उन्हें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद किसानों के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा पंजाब में बीजेपी के कुछ नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। वो अपनी मंगां लई जो उन्हों दा हक ने उन्होंने ਲਈ ਉਹ आवाज़ तरीके ਨਾਲ उठा रहे हैं। कोशिश करांगे जिन्नी जल्दी ये मसले हल हो सकन ताकि हमेशा पंजाब शांत रहा। मेरी हथ जोड़ के कोई बेनती है कि अपनी गल जरूर करन किसान, लेकिन मुहब्बत दा दामन ना छड्डो, वायलेंट ना होवो, गुस्से च ना होवो, क्योंकि अपने सतगुरां ने आपां नूं कहा सी जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मुहब्बत नाल बैठ के वाद संवाद नाल इंटरैक्शन नाल सारे ही मसले हल हो सकते हैं। फरीदकोट लोकसभा सीट पर अब तक सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। इस बीच पूर्व PM इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सरबजीत सिंह इससे पहले 2004 में भटिंडा सीट से लोकसभा का चुनाव और साल 2007 में भदौर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों ही चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। राजनीति दे विच इलैक्शन कंटेस्ट करन दा सब तो वड्डा मुद्दा यह है क्योंकि भी ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੀਆਂ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। 20-20 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ नहीं ਚੱਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ। किसानों के विरोध के बीच पंजाब में बीजेपी किसान मोर्चा ने 13 लोकसभा हलकों के लिए इलेक्शन कैंपेन कमेटियां गठित की है, जो किसानों के बीच जाकर पार्टी की नीतियों को लेकर उनसे चर्चा करेंगी। किसानों के विरोध को देखते हुए एक बात तो तय है कि ग्रामीण इलाकों के वोट बैंक में बीजेपी के लिए पैठ बनाना लोहे के चने चबाने जैसा है। फरीदकोट से प्रेम पासी और कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। सीनियर अकाली नेता सिकंदर सिंह मूलका के बेटे और बहू के बीजेपी में शामिल होते ही पंजाब में सियासत गर्मा चुकी है। आईएएस परमिंदर कौर और गुरप्रीत सिंह मूलका ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अकाली प्रधान सुखबीर बादल ने सिकंदर को हल्का मोड के इंचार्ज पद से हटा दिया है और साथ ही उनकी जगह दूसरे अकाली नेता को हल्का मोड का इंचार्ज नियुक्त कर दिया है। इसी बीच आपको बता दें कि सिकंदर मूलका ने भी बेटे और बहू के बीजेपी ज्वाइन करने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। सीनियर मूलका ने कहा है कि उन्होंने अपने बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करने से मना किया था, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। परिवार के तौर पर जो कोई करता है तो मैं वो तो सारे के सामने ही, कोई लुक लपेटी तो गल है नहीं गी। जे कहिए भी कोई लुक लपेटी है, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਆਪੇ ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। रिटायर्ड आईएएस परमपाल कौर को बीजेपी बठिंडा से टिकट दे सकती है, जहां परमपाल कौर का मुकाबला होगा हरसिमरत कौर बादल के साथ और अमृता वडिंग से भी। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद परमपाल कौर ने आज तक संवाददाता कमलजीत से खास बातचीत की है और अपने ऊपर लगे हुए आरोपों पर जवाब भी दिया है। आईएएस ऑफिसर परमपाल कौर हैं जिन्होंने बीजेपी का हाथ थामा है, क्या उसके कारण है? लेकिन सीधा बात करें, वो धर्मपत्नी हैं गुरप्रीत जी की, और साथ में बात करें सिकंदर मलूका की बहू हैं और उनका नाता रहा है शिरोमणि अकाली दल के साथ। तो एक जो मैम सवाल बनता है कि लोग ब्यूरोक्रेसी में आते हैं और हमने देखा कि चाहे एस जयशंकर हो, हरप्रीत जी हो, हम बात करें बाकी आर.के. सिंह हो, तो ऐसे कई जो अफसर हैं जो ने यूपीएससी का पूरा अपना टर्म कंप्लीट किया है, चाहे आईएएस हैं, आईएफएस हैं। आपका क्या कारण रहा है कि आपने ये डिसीजन अब लिया है, अपना कार्यकाल मींस पूरा टेन्योर नहीं लेके प्रीमेच्योर रिटायरमेंट? क्योंकि देखो अब इलेक्शंस आ रहे थे, बीजेपी की गवर्नमेंट आगे आ रही थी, तो मुझे ये था कि किसी भी रूप में, चाहे मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ूं या मेरे हस्बैंड वहाँ से इलेक्शन लड़ें या कोई और बीजेपी की तरफ से लड़े, तो उसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती थी। इसलिए मैंने वहाँ से अपना इस्तीफा देके अपनी रिटायरमेंट लेके बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पर ये बात ये भी आ रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके भी बोला कि आपने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है, इसमें आपका क्या कहना है? क्योंकि मेरा जो रिटायरमेंट है वो डीओपीटी की तरफ से अप्रूव्ड है, मेरे पास लेटर है, मुझे रिलीव किया गया है बाकायदा तौर से। वहाँ काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पर बैठे हैं जो ये काम करते हैं, तो उन्होंने रूल्स कोट करके रूल्स के अंडर ही ये काम किया है। तो मेरा अगर कोई उसमें प्रोसेस में कोई शॉर्टफॉल होती तो वो मुझे ना रिलीव करते, मेरे को ना रिटायरमेंट देते। प्रोसीजर पूरा था तभी उन्होंने मुझे रिटायर किया है। जहाँ पे बठिंडा की बात है वो एक हॉट सीट बनता जा रहा है, क्योंकि 3 महिलाओं का नाम आ रहा है, अमृता वडिंग भी हैं, हरसिमरत बादल हैं और उसके बाद अब आप भी शामिल हो जाएंगे। तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ऐसा भी बोला जाता है कि किसान है, जगह जगह है, गाँव है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं बीजेपी लीडर्स का। पहली बात तो टिकट की है, बीजेपी अगर मुझे टिकट देती है मैं तभी लड़ूंगी। दूसरी बात, उसमें अमृता वडिंग है या हरसिमरत कौर है या कौन है वो मैटर नहीं करता, बिकॉज डिसीजन लोगों का है। लोगों ने देखना है कि कौन हमारा बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है, कौन हमें बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकता है। जहां तक किसानों का सवाल है, जो किसान है वो मैं तो उनको अपने भाई बहन ही मानती हूँ कि हम भी किसान हैं। हम उनका जो भी है, उनका मतलब जो भी उनके मुद्दे होंगे वहाँ लोकसभा में रखेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव ठीक से बनेंगे, उनकी बातों को ऊपर से उनकी समस्याओं को रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे नहीं लगता वो मेरा विरोध करेंगे, मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। सियासी खबरों के बीच अब आपको दिखाते हैं नेताओं के लिए हो रहा अनोखा प्रचार। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने संजय टंडन को मैदान में उतार दिया है और अब उनके लिए महिलाएं गिद्दा और बोलियां गाकर प्रचार कर रही हैं।
टंडन अब की बार तो जीते टंडन टंडन अब की बार तो जीतेंगे संजय टंडन अब की बार तो जीतेंगे संजय टंडन। पंजाब के मुक्तसर साहिब में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। यह हादसा हुआ है गिद्धबाहा के गांव बुटूर शरीह में। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुए लोग एक धार्मिक फंक्शन में पहुंचे हुए थे। बठिंडा से मुक्तसर साहिब जा रहे थे वो, और अचानक से कार का बैलेंस बिगड़ गया और उसी के चलते कार सड़क के किनारे पेड़ से टकरा गई। चश्मदीदों के मुताबिक एयरबैग खुल गए थे, लेकिन फिर भी किसी की भी जान नहीं बच पाई। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।